तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इसमें हम लोगों ने पीछे कुछ थ्योरम्स किए हैं। उन्हीं थ्योरम्स के आगे फिर आज एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, उस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम है ए differential function is continuous but converse may not be true। तो यह थ्योरम है कि कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो डिफिनिटली वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये आवश्यक नहीं है। तो इस थ्योरम को हम लोग करेंगे। पहले नेसेसरी पार्ट, तो नेसेसरी में ये लेंगे कि कोई भी एक फंक्शन ले लें और यह ले लें कि वो डिफरेंशिएबल है, तब हम उसको दिखा दें कि जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएबल लिया है वो कंटिन्यूअस भी है। फिर उसके बाद उसका कन्वर्स का देखा जाएगा। तो इसका प्रूफ में पहले हमने सपोज कर लिया नेसेसरी पार्ट, एन पार्ट, यानी नेसेसरी पार्ट को हमने शार्ट में लिखा है। ये नेसेसरी पार्ट है, तो उसमें हमने ले लिया कि लेट एफ जेड बी ए फंक्शन विच इज differentiable now we shall prove that fz is continuous also। हमने एक फंक्शन ले लिया जिसको डिनोट किए हैं एफ जेड से, और ये ले लिया गया कि ये जो एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल है। तब हमको ये दिखाना है कि जो एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। अब इसके लिए एफ जेड जब डिफरेंशिएबल है तो कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम ले लेते हैं जिस पे सपोज करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, और तब फिर ये दिखाएंगे कि जिस पर हमने डिफरेंशिएबल लिया उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया। तो एक z की वैल्यू z0 ऐसा हम सपोज कर लें, और उस z0 पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ऐसा हम ले लें। अब वह z0 हमारा आर्बिट्ररी है, जैसे एक पॉइंट पे दिखाए वैसे किसी भी पॉइंट पर सिमिलर पैटर्न पे हम दिखा सकते हैं कि एफ जेड यदि डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। तो हमने एक पॉइंट ले लिया है z0, और उस z0 पर ये जो फंक्शन एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल है। तो जब डिफरेंशिएबल है z0 पर, तो जो डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। यानी हमने ये ले लिया कि लेट z0 बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट at which fz is differentiable। अब z0 पर जब ये डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी z0 पर डिफरेंशिएबल है तो उसको डिनोट करेंगे f डैश z0, ये हमारा नोटेशन है। और एफ जेड यदि इस पर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि यह z0 पर कोई एक इंक्रीमेंट हमने ले लिया डेल जेड, और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाला, और फिर इस पर z0 इसकी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट किया, और जो ये इंक्रीमेंट है उससे डिवाइड करके, और यह लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 ऐसा हम ले लेंगे।
तो चूंकि यह डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है, इसको जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है, जो ये लिमिट है, इसको डिफिनिटली वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, उसको हम प्रूफ नहीं करना है। तो अब ये अब डिफरेंशिएबिलिटी का जो ये फॉर्म है, उसको हम एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वो जो फॉर्म है वो ये है कि जैसे वो भी डिफरेंशिएबिलिटी की जब डिफिनेशन दी जाती है तो वो भी डिफिनेशन में आता है। अब वो कैसे आता है, उस चीज को एक बार हम इसी को उस फॉर्म में चेंज करते हैं। ये वो फॉर्म ये है कि हम ये देखें कि ये जो फंक्शन है, इसका वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल है हमारा जेड, और किस पर ये डिफरेंशिएबल हमने लिया है, तो जेड जीरो पर। तो जो ये इंक्रीमेंट है डेल जेड, इस डेल जेड को जेड माइनस जेड जीरो ऐसा हम सब्स्टिट्यूट करें, यानी जो वेरिएबल है वो और जिस पे डिफरेंशिएबल है वो, इसको हमने इस पर ये हमने ले लिया। तब आप देखेंगे कि यदि यह डेल जेड जो यह जीरो को टेंड कर रहा है, तो इससे हमको ये मिला कि जेड माइनस जेड जीरो ये जीरो को टेंड करेगा, या यह जेड जो होगा वो जेड जीरो को टेंड करेगा। तो हमारा जो ये आएगा फॉर्म, वो हमारा लिमिट, और यह डेल जेड टेंड्स टू जीरो में हमारा जेड टेंड्स टू जेड जीरो, ये आ गया जेड टेंड्स टू जेड जीरो, ये आया। और यह एफ, यह जेड जीरो है, और डेल जेड को सब्स्टिट्यूट किया गया है जेड माइनस जेड जीरो। तो यहाँ से यह जेड माइनस जेड जीरो और माइनस एफ जेड जीरो, जेड को हम चेंज कर रहे हैं, डेल जेड को चेंज किए हैं, शेष वैल्यू सेम है, और तब यहाँ से डेल जेड को हमने लिख लिया जेड माइनस जेड जीरो, ये वैल्यू, यानी यह लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो, और यह जेड जीरो माइनस जेड जीरो कैंसिल हो गया, तो यह एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपान जेड माइनस जेड जीरो, यानी यह फंक्शन जेड जीरो पर डिफरेंशिएबल है। तो उसका एक फॉर्म यह भी है कि जो वेरिएबल है एफ जेड, उसमें से जिस पर डिफरेंशिएबिलिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो गया, और इसी का एफ हट गया, यानी जेड और एफ हट गया माइनस जेड जीरो, और फिर यह जेड जेड जीरो को टेंड करे, तो ये लिमिट हमारा आ गया। तो चूंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए एफ डैश जेड जीरो की वैल्यू ये हम लिख सकेंगे। तो ये हमारा एक डिफरेंशिएबल है, इसलिए हमको ये चीज मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि अब ये दिखाएंगे कि यह जो एफ जेड है वो जेड जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। तो अब कोई भी फंक्शन, अब जो आगे हम दिखाने जा रहे हैं कि यह एफ जेड जेड जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है, जेड जीरो पर एक कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसा हमको दिखाना है। तो यदि कोई भी फंक्शन जिस पर कॉन्टिन्यूअस है, वो दिखाने का जो हमारा कंडीशन होता है वो ये कि हम यह लिमिट लें जेड टेंड्स टू जेड जीरो ऑफ एफ जेड, यानी एफ जेड का जेड टेंड्स टू जेड जीरो पर लिमिट लें, और यह लिमिट जिस पर कंटिन्यूटी दिखाना है, इस पर फंक्शन की जो वैल्यू आवे उसी के इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि यह एफ जेड जो है वो जेड जीरो पर कंटिन्यूअस है। यानी कोई भी फंक्शन एफ जेड जेड जीरो पर कंटिन्यूअस हो, उसके लिए हमको दिखाना क्या होगा कि हमको ये दिखाना होगा कि यह एफ जेड का जेड टेंड्स टू जेड जीरो पर लिमिट वही आवे जो इस एफ जेड का जेड जीरो पर एक्चुअल वैल्यू है। तो यदि ऐसा आ जाएगा तब हम कहते हैं कि एफ जेड जो है वो जेड जीरो पर कंटिन्यूअस है। अब ये चीज हमको दिखानी है। तो अभी तक जो वर्क किया, एफ जेड को जेड जीरो पर डिफरेंशिएबल लिया, तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन से हमको ये चीज मिल गया, ये चीज मिला, इसी को हमने वन कह दिया। जहां हमको जरूरत होगी इसका हम यूज करेंगे। अब जो हमारा टारगेट है कि एफ जेड यदि जेड जीरो पर डिफरेंशिएबल है तो जेड जीरो पर कॉन्टिन्यूअस भी हो जाए, तो इसके लिए हमको जो दिखाना पड़ेगा वो ये कि एफ जेड का लिमिट है जेड टेंड्स टू जेड जीरो पर, और ये लिमिट एफ जेड की वैल्यू हम निकाले जेड जीरो पर जो आएगा उसके इक्वल आएगा, तो हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब इस चीज को हम दिखाएंगे, तो अब वो कैसे दिखाएंगे, ये आगे का वर्क है।
अब हम दिखाने जा रहे हैं कि एफ जेड का लिमिट जेड टेंस टू 0 पर, जेड 0 पर एफ जेड 0 के इक्वल हो जाए। तब अब हमने यह एफ जेड माइनस एफ जेड 0 इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं और इसको हम एडजस्ट करें इस फॉर्म में। और क्यों कर रहे हैं अभी इसके आगे के स्टेप में आपको हम क्लियर करेंगे। तो अभी हम ये लें कि एफ जेड इसको लिमिट एफ जेड का जेड टेंस टू 0 पर ये वैल्यू आ जाए ऐसा दिखाना है। तो अभी हमने इसको लिया और इसको जो हमारा एफ डैश जेड 0 है उस फॉर्म में एडजस्ट करें। तो यहां से यह एफ जेड माइनस एफ जेड 0 और अपान जेड माइनस जेड 0 ये लिया, लेकिन ये वैल्यू यहाँ है नहीं तो ये अतिरिक्त लिए हैं, तो इतना हम ये इससे प्रोडक्ट कर दें। अब इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम क्या करें कि लिमिट लें, ये लिमिट लें। तो जब लिमिट लेंगे तो यह लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0। अब देखें ये हमारा वेरिएबल है तो इसी में जेड टेंस टू जेड 0। अब ये इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट है जेड 0, तो उस पर ये वैल्यू निकाल ली गई। तो अभी हमारा कांस्टेंट है, अब इसमें जेड नहीं है कि इसमें हम लिमिट लिखेंगे। तो ये वैल्यू आ गया और फिर यहाँ से ये लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपान जेड माइनस जेड 0 और फिर यह लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 और यह जेड माइनस जेड 0। हमने दोनों साइड का लिमिट लिया तो हमें पता है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट दोनों के लिमिट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमने टोटल इसका लिमिट लिया तो इसका भी लिमिट और इनटू ये लिमिट। अब हमने इसको अलग इसलिए किया कि इसकी वैल्यू डिफरेंशिएबल है तो ये इसकी यही वैल्यू आ जाएगा। तो अब इस लिमिट की वैल्यू हमारा आया वो एफ डैश जेड 0 ये आ गया। अब इसमें जेड टेंस टू जेड 0, तो जब जेड को जेड 0 टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करेगा और जब 0 को टेंड किया तो 0 का इसमें प्रोडक्ट आ गया। अब ये टोटल वैल्यू हमारा आ गया 0। अब हम ये देखेंगे, अब आप सोच सकते हैं कि हमने इस लिमिट को इस फॉर्म में क्यों चेंज किया। तो उसके पीछे का रीजन है कि यदि यहाँ जेड टेंस टू जेड 0 ये डिनोमिनेटर में लिखते और ये तो हमारा 0/0 अनडिटर्मिनेट फॉर्म आता, इसलिए हमारा ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का टर्म है उस फॉर्म में किया। और ये लिमिट चूंकि ये डिफरेंशिएबल है तो ये वैल्यू हमको मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये फाइनाइट वैल्यू है, तो इसलिए इस वैल्यू में 0 से प्रोडक्ट किया तो हमारा 0 आ गया। अब हमने देखा कि लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 पर एफ जेड और माइनस एफ जेड 0 इसकी वैल्यू 0 आ गया। अब इस एफ जेड 0 को इधर ले जाए तो यह लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड 0 ये आ गया। तो यदि कोई फंक्शन है उस फंक्शन की का जो वेरिएबल है वो जिस पॉइंट को टेंड करे, यदि ये लिमिट इस फंक्शन की इसी पर जो वैल्यू है उसके इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन हमारा यह जेड 0 पर कंटिन्यूअस हो जाता है। इट मीन्स हमने ये देखा कि यह एफ जेड कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट जेड 0 लिया, उस पर जब ये डिफरेंशिएबल है तो उस पर ये कंटिन्यूअस भी हो गया। यानी हमने ये देखा कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये नेसेसरी पार्ट हो गया। अब हमको सफिशिएंट पार्ट में क्या करना है कि ये दिखाना है कि प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये आपको दिखाना है। तो यदि हम एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा दें कि वो जो हम ले रहे हैं फंक्शन वो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यदि ऐसा हम दिखा देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम एक एग्जाम्पल के लिए लेंगे और उसे ये दिखाएंगे कि यह एक हमारे सामने एग्जाम्पल है कि जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। तो उस एग्जाम्पल को इसके बाद हम लिखेंगे।
तो अब हम इसका कन्वर्स में ये लेंगे कि एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और यह ले रहे हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। यह एक एग्जाम्पल लिया गया कि यदि कोई फंक्शन यदि इस तरह से डिफाइंड हो तब हम ये दिखाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल, ये प्रत्येक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा लेकिन प्रत्येक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस चीज को कैसे दिखाएंगे, इस चीज को एक बार आप समझें। तो अब आप देखें एफ जेड की वैल्यू जेड मॉड ऑफ जेड, यानी जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो मैग्नीट्यूड हुआ, जैसे यदि हम जेड की वैल्यू ए एक्स प्लस आई वाई इस फॉर्म में लिखा तो जो मॉड ऑफ जेड होता है वो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आता है हमारा। तो अब आप देखें कि यदि एफ जेड की जो ये वैल्यू दी गई है, यदि कोई भी हमारा फंक्शन हो जो पॉलिनोमियल हो और उसका डिनोमिनेटर में कुछ न हो वन के एक्सेप्ट, तो वो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कॉन्टिन्यूअस जो है उसका जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप ये समझ सकें, डेफिनेशन तो अलग है, डेफिनेशन उसी से आता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी का क्या अभिप्राय क्या है कि यदि हमारा कोई फंक्शन है उस फंक्शन का एक एग्जांपल और हम आपको देखें तो फिर इस पे आ रहे हैं कि यदि आप सपोज कर लो कि एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर -1 अपान जेड -1 ऐसा आ गया, तो इस फंक्शन को हम क्या करें कि यदि इसका हम ग्राफ ट्रेस करें, ग्राफ बनाए, तो ग्राफ बनाए तो हमारा यह हो गया जेड और ये हो गया एफ जेड। तो यदि इसकी वैल्यू जब जेड का हर पॉइंट लेते जाए, लेकिन जब जेड की वैल्यू 1 लेंगे तो जेड इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू अनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। एग्जैक्ट f1 इसकी वैल्यू हमको 0/0 दे रहा है और उसकी जब 0/0 आता है तो हम लिमिट लेते हैं। तो अब इस पर हमारा जो ये फंक्शन यानी जेड की हर वैल्यू को यहां रखते जाओ तो कुछ ना कुछ देगा। तो यानी यह पॉइंट रखा जेड इक्वल टू जैसे 0 रखा तो ये -1/1 तो 1 आ गया, तो जेड इक्वल टू 0 पर यह वैल्यू 1। फिर इसके बाद जेड इक्वल टू यदि हम 0 को छोड़ करके यदि हम -1 लें तो फिर -1 लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो हमारा 0 आ गया, क्योंकि ये -1 और -1 -2 हो गया और ये हमारा 0। तो -1 यदि यह लिया तब हमको इसकी वैल्यू फिर 0 आ गया, यानी -1 पर 0 ये आया। तब हम देख रहे हैं कि यदि z की वैल्यू को +1 छोड़ दें तो इसका कोई न कोई फाइनाइट वैल्यू हमको मिलेगा। तो जब मिलेगा तो उसको जैसे हमारा z इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कुछ नहीं मिल रहा है, ये 0/0 आ रहा है, लेकिन z इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू यह 1 आ गया, z इक्वल टू -1 पर 0 आ गया। तो ये इसको ज्वाइन करें तो हमको यह एक कर्व मिलेगा। तो जब कर्व मिलेगा तो यदि ये कर्व जब z इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू को हम लेंगे तो वहां ये ब्रेक कर जाएगा, यानी z इक्वल टू 1 पर एफ जेड हमारा कुछ नहीं मिलेगा। कि यदि z इक्वल टू 1 पर यदि 2 होता तो हमारा 1 ये है और 2 तो हमारा 2 तो ग्राफ यहाँ आता, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर वैल्यू हमको नहीं मिल पा रहा है। तो यानी इस पर एफ जेड की वैल्यू कुछ नहीं मिला तो इस पर हमारा जो ग्राफ होगा वो ब्रेक कर जाएगा। तो जिस पर ब्रेक कर गया उस पर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यदि ये डिनोमिनेटर न रहे तो जेड की तुम कोई वैल्यू लिखते जाओ सब पर एफ जेड की वैल्यू मिलेगा। तो यानी जब जेड की हर वैल्यू पर उसका मान कोई फाइनाइट हमको मिलता जा रहा है तब हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो अब आप देखेंगे कि यह जेड है, अब इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है। जैसे इसमें हमारा z-1 था तो वो 1 पर 0/0 दे दिया, लेकिन ये हमारा डिनोमिनेटर इसका 1 है। तो z की वैल्यू 0 रखो तो 1 रखो तो 2 रखो तो -1, सब पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर इसकी वैल्यू न दे। तो
तो इसका मतलब यह एफ जेड जो इस फॉर्म में है वो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो अब यह एफ जेड की वैल्यू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो ये जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ये। अब हम ये दिखाएंगे कि क्या ये प्रत्येक जगह ये कंटिन्यूअस तो है, क्या ये प्रत्येक जगह ये डिफरेंशिएबल भी है। यदि प्रत्येक जगह डिफरेंशिएबल हो जाए तब तो कन्वर्स भी ट्रू हो गया, लेकिन यदि प्रत्येक जगह ये कंटिन्यूअस नहीं है तब इसका मतलब हमारा जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस हो जाए, ये हम जनरल नहीं कर सकते। तो अब हम एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया, जनरल पॉइंट माने आर्बिट्ररी कोई पॉइंट ले लिया Z0। अब उस Z0 पर देखते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो उसमें कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, लेकिन जब हमारा एफ जेड है वो Z0 कोई एक वैल्यू है तो उस पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इस चीज को हम चेक करेंगे। तो वी सी दैट द above function is continuous at each point now we take an arbitrary point z is equal to Z0। अब यह एक पॉइंट ले लिया z इज इक्वल टू 0। अब इस पर डिफरेंशिएबिलिटी की हमको चेक करें, तो जब चेक करेंगे तो यह एफ डैश Z0 ये वैल्यू आया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एफ Z0 पर एक इंक्रीमेंट ऐसा हमने ले लिया और फिर जो फंक्शन की वैल्यू Z0 पर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, जो ये इंक्रीमेंट है उससे डिवाइड करके लिमिट del z टेंड्स टू 0 ऐसा ले लें। अब यदि यह लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा तब ये डिफरेंशिएबल होगा, और यदि ये एग्जिस्ट नहीं किया तो हमारा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब उसी को हम चेक करते हैं। अब यहां जो लिया गया है एफ जेड इस फॉर्म में है तब कंटिन्यूअस हुआ है, अब इसी फॉर्म में हमको देखना होगा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू को जब देखेंगे तब यह लिमिट यह del z टेंड्स टू 0। अब यह जिसका f है उसी का मॉड का स्क्वायर है, तब यहां से यह Z0 और प्लस del z इसके मॉड का स्क्वायर इसकी वैल्यू है, और माइनस यह मॉड ऑफ Z0 इसका स्क्वायर ये वैल्यू है। अब यह del z यहाँ यफ है इसलिए इस फॉर्म में चेंज हो गया, इसके साथ यफ नहीं है वो वैसे रह जाएगा। अब एक चीज और आप देखेंगे कि कोई भी जैसे हमारा z इसकी वैल्यू x प्लस आई वाई इस फॉर्म में हम लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो z है उसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा होता है। अब आप देखेंगे कि यदि आप जो यह z है और इसका कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट i को माइनस आई में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू है यानी मॉड ऑफ z इसका स्क्वायर कर दे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा आपको मिल जाएगा। अब ये चीज इसके मैग्नीट्यूड को लिया। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें उसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट कर दे तो वो चीज आ जाएगी। तब आप देखें ये z की वैल्यू x प्लस आई वाई और यह z का कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब x माइनस आई वाई ऐसा होगा। तो x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, ये x माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर प्लस दे देगा, तो ये वैल्यू हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया।
तो हमने क्या देखा कि यह जो मॉड ऑफ इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर की जो वैल्यू आया, इसकी वैल्यू उसमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो वही आ गया। इसका मतलब ये जो भी हमारा फंक्शन है इसका जो स्क्वायर है इसको यही इनटू इसका कॉन्जुगेट ऐसा हम लिख सकते हैं। तब ये वैल्यू इसको जब लिखेंगे तो यह Z0 और प्लस डेल जेड, ये तो फंक्शन हुआ, वो फंक्शन की वैल्यू है, और इसी में इसका कॉन्जुगेट Z0 प्लस Z0 डेल जेड और इसका कॉन्जुगेट हमारा जो आया उसका कॉन्जुगेट और माइनस यह Z0 इंटू Z0 का कॉन्जुगेट। इस बार में हमने कर लिया। और डिनोमिनेटर में ये मैग्नीट्यूड में नहीं है, ये केवल ये डेल जेड है, ये हमारा वैसे रह गया। अब कोई दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो जैसे ये भी है हमारा x प्लस आई वाई है, तो x प्लस आई वाई टोटल का कॉन्जुगेट ए x का कॉन्जुगेट और प्लस आई वाई इसका कॉन्जुगेट। तो रियल का तो कॉन्जुगेट हम लेंगे तो वही रह जाएगा, लेकिन ये इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आई की जगह माइनस आई वाई ये आ जाएगा। इट मीन्स हमने ये देखा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो प्रत्येक के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू यह Z0 प्लस डेल जेड और यहाँ से यह Z0 का कॉन्जुगेट और प्लस यह डेल जेड इसका कॉन्जुगेट और माइनस यह Z0 और Z0 का कॉन्जुगेट और डिनोमिनेटर में डेल जेड, ऐसा हमको मिल गया। अब हम क्या करके प्रोडक्ट करें, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो पहले से आप करें तो Z0 का कॉन्जुगेट और फिर प्लस यह Z0 और डेल जेड इसका कॉन्जुगेट ये आया, इसका प्रोडक्ट। अब यहाँ ये डेल जेड और इंटू Z0 का कॉन्जुगेट और प्लस डेल जेड का कॉन्जुगेट अब प्रत्येक का और माइनस यह Z0 का कॉन्जुगेट। अब आप सोचेंगे कि यहां डेल जेड से प्रत्येक को प्रोडक्ट नहीं किया गया है, ये प्रोडक्ट नहीं किया गया, इसके पीछे अभी इस डेल जेड से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये डेल जेड और इसका डेल जेड तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए उसको हमने प्रोडक्ट नहीं किया। तो ये Z0 और Z0 का कॉन्जुगेट Z0 का कॉन्जुगेट ये इससे कैंसिल हो गया और टोटल का ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका डेल जेड। और डेल जेड प्रत्येक का के फॉर्म में हम अलग अलग कर लें तब हमको यहाँ से मिल जाएगा, इससे तो ये कैंसिल, यह Z0 और डेल जेड का कॉन्जुगेट बाई डेल जेड ये इससे कैंसिल हो गया है। इसको ये लिया तो हमको ये मिल गया। अब इस डेल जेड से यह डेल जेड कैंसिल हो जाएगा तो यह Z0 का कॉन्जुगेट और प्लस डेल जेड का कॉन्जुगेट ये हमको मिल गया। ये हमने F डैश Z0 इसकी वैल्यू को निकाला। अब आप देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू ये जो डेल जेड है उस डेल जेड को यानी ये लिमिट हम यहाँ छोड़ दिए हैं, लिमिट लिखते आना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू केवल डेल जेड का जो लिमिट है वो लिमिट है, तो ये लिमिट हम लिखते आएंगे। यहाँ से यह लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 और यह लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ऐसा हमको ये मिल गया। और यह F डैश Z0 इसका भी यह लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ये F डैश
Z0 इसकी ये वैल्यू है। अब आप देखें, हम यह जो लिमिट है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके पहले भी हम लोगों ने ये किया, ये चीजें आपको समझाने के लिए हमने ये बताया है। इसका इस थ्योरम में सीधे उसका यूज है, उसको आपको लिखना नहीं है। तब आप देखेंगे कि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी का ये लिमिट लेते हैं तो इसके पहले भी हमने आपसे चर्चा किया था कि जब रियल एनालिसिस में यही लिमिट जब हम पढ़ते हैं तब हमारा कोई एक पॉइंट है ए, तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेता है, क्योंकि रियल लाइन में केवल एक ही लाइन पे सारे पॉइंट मिलेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं जिसको एफ डैश ए माइनस एफ ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट लेते हैं और दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो उसकी लिमिट वो एग्जिस्ट किया। अब यह जो लिमिट है वो जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम जब लेंगे तब उसमें हमारा रियल और ये प्लेन में एक पॉइंट आता है जिसमें हमारा रियल लाइन ये है, इमेजिनरी ये है। यदि हमारा जेड कोई है तो यह एक्स प्लस आई वाई यानी यह रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, ऐसा हुआ, ये हमारा जेड हुआ। अब हम क्या करें कि जो ये इसमें इंक्रीमेंट है तो उस डेल जेड को हम किसी भी डायरेक्शन में लें, प्रत्येक डायरेक्शन में डेल जेड, ये हर डायरेक्शन में पूरे प्लेन का डेल जेड को किसी भी डायरेक्शन में लें, वो सब में हर डायरेक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल आना चाहिए। ये जो पहला थ्योरम हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन में किया उसमें भी इसका यूज किया। तो हम क्या करते हैं कि जो यह लिमिट ले रहे हैं डेल जेड को वो दो डायरेक्शन में, एक रियल एक्सिस के अलग ले और एक इमेजिनरी एक्सिस के अलग ले, तो ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल आना चाहिए। तो हमारा ये लिमिट जब इन दोनों डायरेक्शन में आ जाए तो अब इसके अतिरिक्त भी, जैसे हमारा केवल रियल लाइन के अलग और इमेजिनरी के अलग ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी रियल और इमेजिनरी के अतिरिक्त भी आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और सब इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम ये देखेंगे कि केवल रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस इसी के अलग लेने पर ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम यह डेल जेड दो एक्सिस के अलग, पहले रियल एक्सिस के अलग ले और तब इमेजिनरी एक्सिस के अलग, और तब देखें कि रियल एक्सिस के अलग ये वैल्यू क्या देता है और इमेजिनरी एक्सिस के अलग क्या देता है। तो पहले हम लेते हैं कि जो इंक्रीमेंट डेल जेड है उसको टेकिंग अलॉन्ग रियल एक्सिस, तो केस वन वी टेक डेल जेड along रियल एक्सिस। तो जब रियल एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो देखें डेल जेड की जो वैल्यू है वो हमारा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, चूंकि जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई, डेल को हमने ले लिया, तो डेल जेड की वैल्यू है डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो जब इस डेल जेड को रियल एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो उस पर रियल एक्सिस के अलॉन्ग इमेजिनरी पार्ट 0, तो ये जो वैल्यू होगा ये आपको देगा कि यह डेल वाई ये आपका 0 हो जाएगा, तभी ये रियल एक्सिस के अलग होगा। और जो डेल जेड हुआ वो डेल एक्स के इक्वल हो गया, तो गिव्स डेल वाई इज इक्वल टू 0 एंड डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स, रियल एक्सिस के अलग लेंगे। तो अब इस चेंज को यहां देखें तो देयरफॉर एफ डैश जेड 0 इज इक्वल टू लिमिट। अब आप देखेंगे कि यह डेल जेड की वैल्यू रियल एक्सिस के अलावा केवल डेल एक्स के इक्वल हुआ, तो यह डेल जेड टेंड्स टू 0, इसका मतलब डेल एक्स टेंड्स टू 0। फिर यह जेड 0 और डेल जेड इसकी वैल्यू आ गया डेल एक्स, तो ये आ गया डेल एक्स, यह जेड 0 और यह डेल एक्स का कॉन्जुगेट अपान डेल एक्स, ऐसा आया। लेकिन रियल का कॉन्जुगेट वही नंबर होता है, जब इमेजिनरी रहता है तो आई की जगह माइनस आई आ जाता है, तो ये वैल्यू आया। और प्लस यहां से यह जेड 0 इसका कॉन्जुगेट
और प्लस यह डेल जेड का कॉन्जुगेट का मतलब डेल एक्स का कॉन्जुगेट, ऐसा है। तब आप देखेंगे कि यह रियल वैल्यू जब रहे तो उसका डेल एक्स और उसका कॉन्जुगेट सेम वैल्यू आता है। तो यहीं से आप लिखना चाहें तो आर डेल जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डेल एक्स का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू डेल एक्स, क्योंकि रियल का कॉन्जुगेट वही रह जाता है। तो ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ से सीधे वो हम वहाँ लिख चुके हैं, तो इसको डेल एक्स आप लिख लें। तो अब ये वैल्यू 1 आ गया और अब डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू 0 आ गया, यह वैल्यू 1। तो ये आपको मिल गया, लिमिट लेंगे तो यह Z0 और प्लस Z0 का कॉन्जुगेट, इसको हमने 2 ऐसा ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करें कि यही डेल जेड इमेजिनरी एक्सिस के अलग ले, इमेजिनरी एक्सिस के अलग, तब देखें क्या आता है। तो यही वैल्यू हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड केस 2, if we take del z along imaginary axis, then del z is equal to del x plus I del y gives, इमेजिनरी एक्सिस के अलग लेंगे तो डेल वाई आपको 0 दे देगा, डेल एक्स 0 दे देगा, रियल पार्ट 0 दे देगा। गिव्स डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल जेड इज इक्वल टू आई डेल वाई, जब यह डेल एक्स 0 हो जाएगा तो डेल जेड की वैल्यू आई डेल एक्स वाई। अब यह डेल जेड इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आई माइनस में दे देगा, तो ये आपका माइनस आई डेल वाई, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको एफ डैश जेड 0 क्या देगा, तो देयरफॉर एफ डैश जेड 0 इज इक्वल टू लिमिट। अब आप देखें कि डेल जेड 0 को टेंड किया, इसका मतलब आई डेल वाई 0 को टेंड करेगा, तो वाई की वैल्यू √-1 होता है, तो वो तो 0 होगा नहीं, इट मीन्स डेल वाई टेंड्स टू 0, तो यह डेल वाई टेंड्स टू 0, ये आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो यह Z0, ये तो रहा Z0 का कॉन्जुगेट माइनस आई डेल वाई, तो यह माइनस आई डेल वाई और अपान डेल जेड, तो डेल जेड की वैल्यू है आई डेल वाई, ये वैल्यू। तो यहां से Z0 ये वैल्यू आ गया प्लस Z0 का कॉन्जुगेट है और यह डेल जेड का कॉन्जुगेट, यानी यह माइनस आई डेल वाई जेड का कॉन्जुगेट, ऐसा आ गया। अब आप देखें ये वैल्यू आपको -1 दे देगा, ये -1, तो आपको मिल गया यहां से ये माइनस Z0 और प्लस Z0 का कॉन्जुगेट, और यह डेल वाई 0 को टेंड किया तो ये 0 हो गया, यानी यह एफ डैश Z0 की वैल्यू ये आया। तो अब आप देखें ये आप लास्ट रिजल्ट के पास आ गए कि हमने एक फंक्शन लिया था एफ जेड, फंक्शन लिया था एफ जेड की वैल्यू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये फंक्शन लिया। हमने देखा कि यह जेड के प्रत्येक पॉइंट पर इस एफ जेड की वैल्यू मिलेगा, यानी ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस जेड के प्रत्येक वैल्यू के लिए हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जेड के प्रत्येक पॉइंट के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए एफ जेड डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हमने एक जनरल पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट Z0 ले लिया था और उस Z0 पर हमने उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो चेक करने के बाद इसी फंक्शन का तब हमने उसको ये देखा कि उसका लिमिट लिया, तो लिमिट एक रियल एक्सिस के अलग लिया तो यह आया,
इमेजिनरी एक्सिस के अलांग लिया तब हमको ये वैल्यू मिला। तो इसका लिमिट जब रियल एक्सिस के अलांग और इमेजिनरी एक्सिस के अलांग दोनों के अलांग जब इक्वल होगा तभी वो हमारा उस पर लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा तभी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो अब आप देखें कि Z0 पर हमने चेक किया तो यहां देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम है। एक इसी का एक कॉन्जुगेट है, उस कॉन्जुगेट में इसी को ऐड किया गया है और यहां यही वैल्यू सेम वैल्यू उसमें ये जिसका कॉन्जुगेट है उसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो आप देखें कि ये दो वैल्यू सेम यानी वो वैल्यू दो का ये सेम यानी Z0 और Z0 का कॉन्जुगेट और यह Z0 का कॉन्जुगेट और ये तो ये दो सेम वैल्यू का एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। तो यदि इसमें से आप कुछ ऐड करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट 0 ये इक्वल नहीं हो सकता। यानी इसको ये 0 को छोड़ दे तो किसी वैल्यू में से इसको ऐड करें यानी दोनों का एडिशन यानी दो नंबर का एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन ये दोनों सेम तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू 0 रहे। तो ये 0 के अतिरिक्त नॉन 0 पर ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब हमने देखा कि जो ये फंक्शन है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो प्रत्येक पॉइंट पर है, कंटिन्यूअस तो प्रत्येक पॉइंट पे है, लेकिन डिफरेंशिएबल नॉन 0 पर ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए कोई भी फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पर ये नॉन 0 पर कंटिन्यूअस है लेकिन ये नॉन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और क्यों डिफरेंशिएबल नहीं हुआ? क्योंकि इसकी लिमिट को हमने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दोनों के अलांग लिया और दोनों 0 के अतिरिक्त नॉन 0 पर इक्वल नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा इसका मतलब जब दोनों लिमिट सेम नहीं हुआ तो फिर हमारा ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो इस 2 है और यह 3 है तो फ्रॉम 2 and 3 we see that f dash z0 is equal to conjugate of 0 और plus z0 is equal to z0 is not equal to conjugate of z0 और minus z0 except z0 is equal to 0। यह 0 को छोड़ दे तो इसकी जो ये दोनों वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। तो 0 पर तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा लेकिन 0 के अतिरिक्त किसी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जबकि हमारा जो एफजेड है वो नॉन 0 पर भी वो कंटिन्यूअस है। इसलिए जो डिफरेंशिएबल होगा और जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहां फाइनल हम रिजल्ट लिख सकते हैं therefore f z is not differentiable except z0 is equal to 0। यानी इसके अतिरिक्त हमारा जो एफजेड है वो डिफरेंशिएबल नहीं है जबकि वो कंटिन्यूअस प्रत्येक पॉइंट पे था। हेंस एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट डिफरेंशिएबल। इस तरह से ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो इसको एक बार आप सीरियसली देख लेंगे, फिर नेक्स्ट जो थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो